दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। चुनाव के परिणामों के बाद लगातार ये खींचतान चल रही है कि किस तरह से किस पर ठीकरा फोड़ा जाए। सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें गंवाई हैं बीजेपी ने, उसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही है। अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ इस बात से पल्ला झाड़ेंगे या फिर अमित शाह उन पर ये जिम्मेदारी डालने से पीछे हटेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। कई दिन तक दिल्ली में रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस आरोप से अभी तक बरी नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन्हीं के फेवर में उज्जवल मिश्रा ने, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने ये बात सामने आकर कह दी कि उनकी कोई गलती नहीं थी योगी आदित्यनाथ की। लेकिन एक बात और आपको याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ की चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी के साथ भी तू मैं हो गई थी। वो भी एक ऐसा पन्ना था किताब का चुनाव के दौरान जिसे मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। क्या स्मृति ईरानी भी इस पूरे सीन में कहीं ना कहीं कुछ एड ऑन कर रही हैं? बात करते हैं उज्जवल मिश्रा से ही। काफी कुछ सच बोल चुके हैं, काफी कुछ सच बोलने से नहीं डरते हैं उज्जवल आप। बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि किस तरह से अभी जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें बात की जाए, अमित शाह अभी भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इसका जिम्मेदार मानते हैं और चर्चाएं अलग अलग तरह से आ रही हैं। पहले भी ये चर्चाएं होती थी जब योगी आदित्यनाथ की बात नहीं बीजेपी ढंग से समझती थी कि वो अपनी हिंदू युवा वाहिनी को लेकर अलग से कुछ काम कर लेंगे ऐसा, जिससे कि बड़ी मुश्किलें बीजेपी के लिए पैदा हो जाएंगी। वहीं पर अभी भी ये परेशानियां सामने नजर आ रही हैं कि वो आरएसएस में एक मजबूत अपने दांव खेलेंगे। तो तमाम तरह की तस्वीरें सामने। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने भी यहाँ पर कुछ ऐड ऑन किया है इस ये परेशानियों में? क्योंकि उज्जवल, स्मृति ईरानी की भी अध्यक्ष बनने की चर्चा चल रही है और उनकी योगी नहीं आदित्यनाथ देखिए, के साथ नोकझोंक हुई थी, ये बात सही है? मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि अमित शाह ही सर्वोपरि हैं और अमित शाह ही उनके पद के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब अगर अमित शाह खुश रहेंगे तो ही उनको पद मिलेगा। तो वो खुद को ही अमित शाह समझने लगे, उसी तरह एक्ट करने लगे। उसमें से स्मृति ईरानी एक हैं। उनका भी एरोगेंस उसी प्रकार का है जिस प्रकार का अमित शाह जी का है। आपने देखा होगा वो हारी सिर्फ इसलिए, उनकी तूतू मैं तो अलग है, पर वो रायबरेली में और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से बदतमीजी से पेश आती थी। उनको ऐसा लगता था, उनके अंदर एरोगेंस भरा पड़ा था। उनको ऐसा लगता था लेकिन कि उन्होंने तो हम अपना जो घर भी बना लिया था वहां रहने के लिए और तभी बाहर कर दिया उनको, बताइए। नहीं, तो ये तो हारने के बाद बनाया ना उन्होंने। जब फर्स्ट टर्म में वो नहीं जीत पाई उसके बाद बनाया उन्होंने। नहीं, अभी चुनाव से पहले उन्होंने कलश स्थापना की थी वहां पर। नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा था कि हाँ भाई हम यहीं के लोकल हैं। उनको पता था कहीं ना कहीं कि मैं चुनाव हार जाऊंगी, और वो उन्होंने ये सब चीजें की क्योंकि उनको लगता था कि भाई यहाँ के लोग मेरे को लोकल समझे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ का लोकल समझे, ये समझे कि मैं यहीं रहूंगी, यहीं पे वो चीज करूंगी, पर वो कर नहीं पाई। तो लोग उन्हें समझते नहीं थे अपना? नहीं भाई, मैंने बताया ना कि वो उनको लगता था कि वो अमित शाह है, सेकंड अमित शाह है। उत्तर प्रदेश का आदमी जो है, आप साफ शब्दों में समझिए कि यूपी का पूर्वांचल ने सबसे ज्यादा सीटें हरवाई हैं। उत्तर प्रदेश का आदमी जो है वह यह समझ चुका है कि मुझे इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है। यह एक तरीके से हम लोगों को, मतलब हमारे ही प्रदेश में जो है अच्छे से काम ही नहीं करने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अच्छा, समस्या है। एक बात बताइए जो आप योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी दोनों एक साथ एक चुनावी सभा में थे जब, और चर्चाएं काफी हुई थी कि दोनों के बीच में विवाद हुआ था, और उसके बाद जिस भी पत्रकार ने इसकी चर्चा की थी उन पर उस वक्त में स्मृति ईरानी के खेमे की तरफ से एफआईआर भी कराई गई थी। दरअसल हुआ क्या था वहां पर, मैटर क्या था? योगी आदित्यनाथ ने गुस्सा ज्यादा कर दिया था? नहीं नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। तो वो महिलाओं का बहुत समय, महिला आईपीएस ऑफिसर ने कहा था, और ये कुछ दिन पहले की ही बात है, कि अगर योगी जी
रहते हैं तो महिलाएं कंफर्टेबल फील करती हैं। हाँ, पर योगी जी जो है वो शर्माते हैं, मतलब वो उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि वो महिलाओं का अति सम्मान जिसको कहा जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करता हो, बच्चियों को खाना खिलाता हो, वो महिला का अपमान कर ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी किया होगा इन्होंने ही किया होगा। इनको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं तो अमित शाह गैंग की हूँ, तो मैं अभी पूरे इंडिया में उनकी गैंग की सदस्य हूँ, तो हमको जिसको जैसे मन करेगा वैसे ट्रीट करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ इज नॉट अ रबर स्टैम्प, वो रबर स्टैंप नहीं है किसी के। और यही योगी जी की जो है ताकत है। बाकी लोग रबर स्टैंप बने रहे अमित शाह की, जिसमें से स्मृति ईरानी एक है। और इसी बीच में कुछ हुआ होगा, खैर उस बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है अगर वो अगर वो महिला अध्यक्ष का पद पे अपमान अगर करे, आ मैं गई मान ही तो, नहीं सकता। वो अध्यक्ष पद जी, पर आ गई तो बीजेपी की अध्यक्ष अध्यक्ष पद, पद, अध्यक्ष पद पे वो नहीं आएंगी मुझे लगता है। क्यों? मुझे लगता है अनुराग ठाकुर आएंगे। अनुराग ठाकुर के नाम की चर्चा चल रही है, बिल्कुल स्मृति ईरानी के चर्चा नाम नहीं की चल रही है चर्चा। अनुराग ठाकुर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कोई महिला आई अनुराग नहीं है इस पद पर, और स्मृति ईरानी से क्या कराएंगे, फिर वो भी तो कुछ करेंगे। नहीं, अनुराग स्मृति ईरानी जी जो है वो 2014 के बाद जो है वो बनी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जिसको अपने संगठन और संघ का ज्ञान हो और शुरू से हो। जैसे आप आज तक का किसी का भी, आप चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, किसी को भी देख लीजिए। आपने ये भी देखा होगा उत्तर प्रदेश से एक ओबीसी चेहरा बनाने के लिए केशव मौर्य जी भी वहां पे पड़े हुए हैं। अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि केशव मौर्य जी भी पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में सरकार आने वाली थी तो वही प्रदेश अध्यक्ष थे, और 2016 वगैरह में शायद वो प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के। दिल्ली काफी दिन रुके हैं, लेकिन अब हाँ, चले गए हैं अब वापस। अब देखिए अनुराग ठाकुर जी को जो है वो मंत्रालय नहीं दिया गया, जबकि वह जीत के आए हैं। अनुराग ठाकुर जी ने 2014, 2014, 2022 उत्तर प्रदेश या अलग अलग हर जगह के चुनाव प्रबंधन में कार्य किया है उन्होंने, तो वह बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी, स्पोर्ट्स में उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया है। तीसरी चीज कि युवा जो सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत की, उसको साधने का कार्य हो सकता है कि अनुराग ठाकुर द्वारा किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है, मेरे ये आकलन है। अब आगे देखिए भाजपा क्या करती है। जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सूट करेगा फिर उनका आना वहां पर? नहीं तो करेगा ना, दोनों जन मतलब एक ही प्रदेश और एक ही, कहीं ना कहीं से हिमाचल से जुड़ाव उत्तराखंड से उनका भी है, और पहाड़ी एक तरीके से वो भी हैं, और भी मतलब बहुत कुछ पहाड़ी है। एंगल से उनका रिश्ता बना दिया आपने। रिश्ता बना रहेगा, और अनुराग ठाकुर हो सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष की बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत भूमिका मुझे नहीं लगता है और कि इसमें राष्ट्रीय होती अध्यक्ष है। जो भी बने वो अमित शाह के कंट्रोल में तो रहेगा ही, उन्हीं के हिसाब से चलेगा। पपेट अध्यक्ष ही रहते हैं ज्यादातर जो रहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो तभी भी सवाल उठ जाएंगे, उनके लिए कोई फरमान होगा तब भी आ जाएगा। ये क्या चक्कर है कि योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली कई बार चर्चा करती है, उनको अलग तरह का बीच में चुनाव से पहले ऑफर भी किया दिल्ली था कि दिल्ली के दिल्ली मंत्रालय में में आकर। सिर्फ एक व्यक्ति हैं, अमित शाह जी, जो ये जानते हैं कि मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री के बीच में खतरा सिर्फ योगी आदित्यनाथ। क्या प्रधानमंत्री बनना उन्होंने, चाहते हैं? हाँ, उन्होंने जो है 2017 में, 2017 में भी योगी जी चाहते तो अपनी हिंदू युवा वाहिनी चलाते चलाते भी मुख्यमंत्री रह सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर उसको भंग करवाया कि नहीं, अच्छा। आप ये नहीं चला सकते, हिंदू युवा वाहिनी आप नहीं चला सकते। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसी सब चीजें हैं। अब देखिए ये बहुत ऐसी इंटरनल बातें हैं जो हैं तो हैं। अब और ये अमित शाह जी का इतिहास रहा है कि वो जिस पार्टी के पास पहुंचे हैं उसको तोड़कर खत्म करके विलय करा लेते हैं, ताकि जिस व्यक्ति की जो ताकत है पहले उसको खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद में उसको कमजोर कर दो, ताकि उनका इक्का चलता रहे। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ क्या वापस से एक्टिव नहीं कर सकते अपनी पार्टी को, उसमें क्या है? नहीं हिंदू करेंगे युवा अभी वाहिनी तो। क्या कर रही है अभी वहां पे? नहीं नहीं, हिंदू युवा वाहिनी फिर से एक्टिवेट होने जा रही है, और हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी
पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत चालू हो गई है और हिंदू युवा वाहिनी के हर जगह के हर मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं उनको रिकॉल किया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हिंदू युवा वाहिनी वापस आ जाएगी। धमकाने का लोग काम तो हैं करते ही हैं, फिर। कहते हैं हिंदुआ युवा वाहिनी से योगी जी बीजेपी को धमकाने का काम करते हैं, ऐसी चर्चाएं चल नहीं रही नहीं, गलत बात है। मैं आपको पिछले बार भी कहा था कि वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा विपरीत परिस्थितियों में 2 सीटों पर उठाकर यहाँ पे गोरखपुर में रखा हुआ था, उसके लिए अगर कोई यह कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी को धमकाने का कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है। बहुत ही गलत और निंदनीय स्टेटमेंट है। मैं नहीं मानता। अगर उनको धमकाना होता तो आप बताइए, उनके पास बहुत सारे चांसेस थे, वो अभी भी प्रधानमंत्री होते। वो अभी प्रधानमंत्री होते अगर वो चाह जाते तो, लेकिन क्यों, उन्होंने कैसे ऐसा नहीं उठाते किया। नरेंद्र मोदी को हटा के? अरे नरेंद्र मोदी जी तो बाद में आए ना। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही अच्छा, वो 2014 से 14 से पहले प्रधानमंत्री बन जाते, हाँ वो आप अब कह रहे हैं? बन वो चाहते तो वो चेहरा बन सकते थे, चेहरा तो बन ही सकते थे, लेकिन उन्होंने उस उस चीज की वक्त फाइट में नहीं जब की। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह चेहरा थे, तब जब शिवराज अरे सिंह आप ये चौहान तब चीज भी सोचा बताइए, करते थे कि वो चेहरा आप हो सकते हैं, आप तब? आप समझिए कि 2014 का चुनाव जो है वो हिंदुत्व पे लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, हाँ या नहीं? ठीक है, हिंदुत्व का उस समय सबसे बड़ा चेहरा प्रमोट किया गया नरेंद्र मोदी जी को, परंतु थे योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो योगी हिंदुत्व के आदित्यनाथ चेहरे पे थे। तो कर लेते, लेकिन चर्चा ये रहती है बहुत जोरदार, उज्जवल जी, कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अधिकारियों के कहने पे अपनी सत्ता चलाते हैं, अपने आप रोड मैप नहीं बनाते हैं। जो अधिकारी कहते हैं कान में, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी देखिए, वो योगी योगी हैं तो थोड़ा मतलब है, शासक नहीं है, राजा नहीं है। वो तरीके से अपनी प्रजा आप चले जाइए, एक नॉर्मल आदमी चला जाए, एक कार्यकर्ता चला जाए, वो सबकी बात सुनते हैं और उस पर अमल भी होता है। मैं कैसे मान लूं? आप कभी ये देखिएगा कि मैंने आज तक जीवन में जितने भी मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से दूसरों के पक्ष रखे हैं, दूसरों ने रखे हैं, वो सारे कार्य दूसरे तीसरे दिन हुए हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि वो अधिकारियों के कहने पे चलते हैं? अच्छा, आप कहते हैं कि वो खुद यहाँ प्लान करते हैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़े कल्प्रिट जो हैं बस एक ही आदमी है अमित शाह से और इतनी उन्हीं नफरत क्यों है आपको? योगी आदित्यनाथ को भी इतनी नफरत है क्या? नफरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं वन बाय वन आपको बता सकता हूँ, वन बाय वन, सीट अच्छा, बाय सीट। बोलिए तो बताता चलिए, हूँ। सीट बताइए, सीट बाय सीट चलिए, बताइए। चंदौली सीट कौन हम्म। हारा? महेंद्र पांडे। हम्म। किसके ग्रुप के थे? अमित शाह जी के। वहां सीट बदलनी चाहिए थी। वो 73-74 वर्ष के हो भी गए थे और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, यही कह के उनको वहां सीट बदलनी चाहिए थी, लेकिन गुट के थे उनके, इसलिए नहीं बदली गई। अब आइए बगल की सीट गाजीपुर। गाजीपुर में मनोज सिन्हा के पुत्र के लिए सीट की डिमांड हो रही थी और पुत्र को सीट नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, अपने एक चाहने वाले को सीट दिलवा दिया। वह किसके ग्रुप के थे? वहां पे भी मनोज सिन्हा जी की चली और दुनिया जानती है कि मनोज सिन्हा जी अमित शाह जी के प्रिय मित्रों में एक हैं। उसके बगल में आइए घोसी। अब हम्म। घोसी से जो गठबंधन हुआ वह किसके साथ? ओम प्रकाश राजभर के साथ। वो तो कभी योगी जी नहीं करते। हम्म। वो योगी जी को क्या क्या नहीं कहे, क्या क्या गलत शब्द नहीं कहे ओम प्रकाश, भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या नहीं कहे, लेकिन उससे भी गठबंधन अमित शाह जी ने किया। हम्म। उसके बगल में चलिए बलिया। पर ओम वहां से प्रकाश नीरज राजभर ने तो कभी, जब वो गठबंधन के साथ नहीं थे, तो अमित शाह और मोदी को भी नहीं छोड़ा था, उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला था। बोला ना कि यहाँ पर अमित शाह जी। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगा। वो राज की बात यह है कि योगी अमित शाह से मिलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले कौन थे? आपको पता है ओम प्रकाश राजभर को? योगी आदित्यनाथ। नहीं, बलिया के एक राज्यसभा सांसद जिनको 3 वर्ष राज्यसभा का टेन्योर होते हुए भी टिकट मिला। अब मैं आपको 3 चीजें जुड़वाता हूं। अतुल राय, अतुल राय की जमानत होती है, ठीक है? अतुल राय रहने वाले कहाँ के हैं? मोहम्मदाबाद रहने वाले हैं। जहूराबाद से विधायक कौन है? ओम प्रकाश राजभर।
इन दोनों जन की कहीं ना कहीं मदद हुई ताकि हाँ, वो वोट खींचा जा सके। ये दोनों विधानसभाएं बलिया संसदीय क्षेत्र में आती हैं, मोहम्मदाबाद और बिल्कुल। और जहूराबाद। जहूराबाद, हाँ। और जब इन चीजों को इस तरीके से किया गया, तब ही उनको जाकर एक सिटिंग सांसद का टिकट, जो कि ऑलरेडी जीता हुआ सांसद था और छत्री समाज से आता था, उसका टिकट कटता है और इनको टिकट मिलता है। तो आप इतना ही मत समझिए। अब मैं, ठीक है, अमित शाह गलत है, सब चीज मैं मानता हूं, वो गलत हैं, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में क्या हो रहा है, वह कार्यकर्ताओं से न पूछकर इन लोगों के ऊपर विश्वास किए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से डूब गई। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप खुद भी आकलन करिएगा कि ये दोनों विधानसभाएं, चाहे वह अतुल राय को जेल से बेल दिलाने का कार्य हो और भूमिहार बिरादरी के बीच में अपने सिंपैथी की बात हो, या फिर जहूराबाद में राजभर वोट तो आप साधने कह की रहे कि बात हो। पूर्वांचल के इनपुट पर योगी आदित्यनाथ से बड़े हो गए ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के लिए? कोशिश की गई, कोशिश की गई, बड़े तो नहीं हो पाए, कोशिश की गई। अच्छा। इनको बेसिकली लाने वाले वही वही बलिया के राज्यसभा सांसद थे और वही जिन्हें टिकट प्राप्त हुआ। लेकिन चर्चाएं तो ये भी रहती हैं कि जब विधानसभा चुनाव था तो बनारस में जिस तरह से आखिरी वक्त तक बड़ी परेशानियां रही थी विधानसभा चुनाव में बनारस की सीटों पर, तो उस वक्त में भी ये लास्ट चर्चा। में 11 बजे सीट डिक्लेयर हुई थी और नीलकंठ त्रिपाठी विजयी बने थे। पहाड़िया मंडी में दाहिने साइड काउंटिंग हो रही थी, बड़ा नौ मुश्किल साढ़े से। नौ बजे। हाँ, थोड़ा ये बात तो सही है। और इस बार भी जब तो उसमें विजयी योगी बने तो आदित्यनाथ योगी, का उनका भी रोल कहते हैं लोग कि उन्होंने, उनके होते हुए बनारस नहीं, में इतनी मुश्किल से मोदी जी अपनी योगी विधानसभा निकाल योगी पाए, जी तो योगी आदित्यनाथ का भी योगी यहाँ पर रोल रहा। हाँ, योगी जी गलत नहीं कर सकते। और इस बार भी अगर योगी जी 2 दिन आकर बैठे नहीं होते तो यहाँ से सीट थोड़ी ना थोड़ी गड़बड़ाती। अब 2 दिन आकर 2-3 दिन क्यों जो उन्होंने उनके प्रचार किया। उनके रहते हुए आप ये देखिए जयंत चौधरी वाली बेल्ट में सीधा यहाँ पर क्षत्रिय आंदोलन रहा चुनाव के उस पीक टाइम पर, और ये सारी चीजें हुई, तो ये सब भी तो संकेत दिए ना दिल्ली को कि अमित शाह नाराज हो रहे हैं इस बात को लेकर, मोदी नाराज हो रहे हैं कि ये सब मोदी जी के, योगी जी के होते हुए होता रहा। नहीं तो योगी जी बाकी जयपुर और राजस्थान के छत्रियों का थोड़ी ना जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। आप गलत करिएगा तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर ले जाएंगे जहां उनका चलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, नैमी सारण, ये योगी जी के पल्ले से सीट गई थी। नैमी सारण, लखनऊ, ये जितनी सीटें योगी जी की वजह से मिली, टिकट दिए गए, वितरण किए गए, वो सारी सीटें वो जीते हैं, वो सारी सीटें जीते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो वहां की सीट आप दे दीजिए। ब्रिजभूषण मैं शरण आपको सिंह बता के रहा हूँ, लिए योगी आदित्यनाथ को दिक्कत नहीं थी? नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह वो जानते थे कि देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में वाकई में जो है वो रखते हैं, अपना उनका दबदबा है। अगर वो गलत नहीं है, दबदबा इसलिए नहीं है कि गुंडई से दबदबा है, दबदबा इसलिए है क्योंकि उनके 75 कम से कम 55-60 कॉलेजेस हैं, वो लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं, वो खड़े होते हैं। वो लोग जनसंघी हैं, मतलब कि आधी रात में भी कोई बुला दिया तो गाड़ी डमरू लेके पहुंच जाएंगे कि नहीं भाई चलो इसकी मदद करनी है। तो मदद करने वाले व्यक्तियों के साथ जनता हमेशा खड़ी रहती है। तो योगी जी हमेशा चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए, इसलिए उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको समस्याएं हैं तो उनके बच्चों को दे दी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहा होगा कि उनके लड़के को दे दीजिए, उसकी क्या गलती है। तो उस प्रकार से सीटें वितरण हुई, जीत गए वो। तो यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कूल मूड में चली थी, और जो सब कुछ हुआ नहीं, था कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है गर्मागिरी कि में वो कुछ अमित ऐसा शाह है। थे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अच्छा। तो कहा ये भी गया कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी दिक्कत थी, तो वो उन्होंने भी मतलब बाबा ने साथ नहीं दिया बहुत सारी सीटों में इस बार बीजेपी का, ऐसी कई जगह नहीं नहीं, पर बाबा सिचुएशन ने देखी गई है। भरपूर साथ दिया, लेकिन जब आप गाली गलौज करने वालों को ही ले आइएगा तो कोई कितना साथ देगा। जनता भी देखिए, बाबा गाली गलौज आपको किसने की? अच्छा, हाँ,
गाली गलौज किसने गाली की? गलौज ओम प्रकाश राजभर ने की। योगी ओम प्रकाश आदित्यनाथ से? राजभर ने की ना। उनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था भारतीय जनता पार्टी में आने का, फॉरवर्ड वोट उनको वोट नहीं किया। घोसी उपचुनाव में भी यही हुआ, और वो जहां जहां प्रचार करने गए सब जगह भारतीय जनता पार्टी हार फॉरवर्ड गई। वोट में किसकी बात करें आप? ठाकुर वोट की बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड वोट में सारे, चाहे ब्राह्मण वोट हो, वो भी 40 से 50% या तो वोट देने नहीं गए, जो गए वो पक्ष में नहीं डाले। क्षत्रिय वोट भी नहीं किए, भूमिहार वोट भी बहुत कम हुआ, वो वहीं किए जहां भूमिहार कैंडिडेट था, वो चाहे किसी भी पार्टी का था। तो फॉरवर्ड वोट धीरे धीरे, जिसको देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड वोटरों को अपना समझती है, मतलब कि ये हमारे मूल वोटर हैं। कोई भी, हर पार्टी का एक बेस वोट होता है। जैसे सपा है, सपा अपने बेस वोट को समझती है, भाजपा है, भाजपा अपने बेस वोट को समझती है, कांग्रेस के पास अपना बेस वोट है, बसपा के पास अपना बेस वोट है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्डों को अपना बेस वोट समझती है, और क्या करती है कि उनके अगेंस्ट, मतलब बाकी जातियों को लुभाने के लिए टिकट देती है, वितरण करती है। यही पार्टी के सारे पार्टियों का लगभग रूल बन गया है। ये नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस प्रकार से टिकट दिए जाते हैं। अब उसमें आज की डेट में जनता जातिगत और खास करके युवा जाति और बिरादरी से ऊपर उठते जा रहा है। अगर जिसको ज्ञान नहीं है उसको आकर जमीन पर देखना चाहिए कि मेरा क्लासमेट मेरे बगल में कौन आपसे सी फीडबैक जाति क्यों का नहीं था। लिया दिल्ली ने? फिर आप इतना फीडबैक, जो आप चीजें हमें बता रहे हैं, जो जमीन की चीजें, ये तो दिल्ली को मैंने होम समझनी मिनिस्टर चाहिए तक थी। को लिखा है मैडम, मैंने होम मिनिस्टर तक को लिखा। मैंने बहन सारे, ऐसा कोई चैनल नहीं, जेपी नड्डा सबको लिखा, गया अच्छा। पर्सनली मिलने गया, लेकिन कोई कोई इतना अहंकार में चूर है। लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता को क्या तुम लोगों के कहने से मिलेगा, तुम लोगों के तो कहने से भागवत जी ठीक कह रहे हैं, वोट होगा। मोहन भागवत के अहंकार आ गया है। अहंकार वो उन्होंने ही बताया ना, हम लोगों ने उनको भी फीडबैक दिया था। वो अब समझे होंगे कि नहीं वाकई में अहंकार आ गया है। हम लोगों ने आरएसएस को भी फीडबैक दिया था, तो वो लोग वो उनको भी लगा होगा कि वाकई में अहंकार आ गया। और अहंकार तो आ ही गया है मैडम। देखिए अहंकार बहुत ज्यादा है। अहंकार सत्य बोलने वालों के ऊपर है। अहंकार उनको इस बात का भी है कि कोई हमारे विरोध में अगर बोल रहा है तो उसको जेल भेज दो। ये सारी चीजें उनके अहंकार में हो रही हैं। तो ये अहंकार जो है वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा है कि अमित शाह का ज्यादा है, जो इतना ज्यादा अमित शाह असरदार जी है? का ज्यादा है, नरेंद्र मोदी जी का उतना नहीं कहूंगा, लेकिन अमित शाह जी का। इस पार्टी को अगर कोई नष्ट करेगा तो वो अमित शाह ही करेंगे। अगर वो ओहो। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो इस पार्टी को तोड़ के उसी हालत में ले जाएंगे जो 2014 से पूर्व इसकी हालत थी। ये उन्होंने अपने दिमाग में बना रखा है कि मुझे कोई फर्क नहीं तोड़ने पड़ता से कि उन्हें क्या मीडिया में क्या फायदा? चल रही है। जी, तोड़ने से क्या फायदा? तोड़ने से क्या फायदा होगा आपको? तोड़ना नहीं है, अहंकार तोड़ना इन द सेंस कि कमजोर कर देंगे अच्छा। कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। न खेले, एक भोजपुरी में कहावत है कि न खेले दे, न खेलब, न खेले दे खेलवे बिगाड़ब। मतलब न खेलने देंगे, न खेलेंगे, न खेलने देंगे, खेल ही खेल ही बिगाड़ बिगाड़ देंगे। तो ये जो हालत है ना, ये उन्हीं की वजह से है। इस पार्टी है। का अगर मेन कल्प्रिट व्यक्ति कोई है तो अमित शाह जी हैं, जो पूरे संगठन पर कब्जा, इस पर कब्जा, उस पर कब्जा, सारे मंत्री अपने हिसाब से सेट करना, ये सब उनका काम है, ताकि आरएसएस की दखलंदाजी हट अर्जुन, आप जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं। देखिए, आप जो चीजें बता रहे हैं, अगर ये फीडबैक के तौर पर बिना अहंकार और ईगो पे लिए आपकी बातों को वो सुने तो शायद सुधार कर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैडम कि वो ऐसी चीजें होंगी। मुझे लगता है आप पर कहीं आरोप प्रत्यारोप ज्यादा बढ़ जाएंगे, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए जीवन है, मैंने कहा ना तो कि योगी लाइफ। आदित्यनाथ ने आपको फोन किया, बात की, ये सब चीजें इतना आप इतना दिल को लेके बैठे नहीं थे नहीं, कैसे? वो इतना उतना इतना उनके पास एक स्टेट के मिनिस्टर हैं, और बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। बात दोनों सब पे मन को हम लोग जानते हैं क्या मन में चल रहा है और क्या बाकी लोगों के। अकेले तो मैं कार्यकर्ता हूं नहीं, बहुत सारे लोग अभी देखिए हमारे यहाँ मऊ में, एक मोहम्मदाबाद में सोनकर हैं जो कि विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उन्होंने भी कहना चालू कर दिया। मैंने जो बात कही थी कि हमारे यहाँ जो जिला अध्यक्ष है वो लोग पैसे देकर बने हैं तो क्या काम करेंगे, उन्होंने भी यही सेम चीज कह दी। मान लीजिए एक बात मैं हो गया, कोई विधायक है, कोई मंत्री रह चुका है, अब धीरे धीरे सभी लोग बोल रहे हैं, कोई ये मैं अकेला चर्चाएं तो बोल नहीं रहा हूँ।
अपने चर्चा ज्यादा हो सारे रही है। सारे लोग बोलना चालू कर दिए ना। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी शुरुआत हमने की। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अच्छी शुरुआत की, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इसमें आप जिस तरह से आप खुल के बात कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए पार्टी में, तभी नेताओं को भी दे, समझ में आता है। दे, दे, क्या क्योंकि यही होता है ना कि कार्यकर्ता नेता बनते हैं ना बड़े होके। नहीं, नेता बनूं मैं नहीं बनूं मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से अपने देश को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मुझे बताने के लिए अब मैं नहीं बता सकता कि कितना है, और अगर मैं पार्टी में रहा हूँ या कहीं भी, तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी रहा आज तक, उसके लिए लॉयल रहा। और मैंने ये देखा है कि आजकल लॉयल्टी की जगह नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है तो आप गर्त में जाएँगे तब समझेंगे, यही होगा ना? तो आप जा ही रहे हैं। जो चीज़ें मैं 3 साल, 4 साल से चिल्ला रहा हूँ, उस पे अगर इन्होंने अपना देखा होता, समझा होता, तो आज ये हालत नहीं होती। हुँ, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बातें और हैं ये। आपको एक बात बता देता हूँ, और एक एक लास्ट बात मुझे याद आ गई। जी, बताइए। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को ये लोग जानबूझकर लास्ट में प्रेशराइज़ किए कि तुम अगर बोलोगे तो कम से कम कुछ वोट तो डाइवर्ट हो जाएगा, कि पार्टी जीत रही है, कोई नहीं हरा सकता। तो दूसरों को डिमोरलाइज़ करने के लिए और जो वोट बैंक है उसको चैनलाइज़ करने के लिए लास्ट में प्रशांत किशोर ने भी अपनी भविष्यवाणी गलत बोली, वो जानते हुए भी कि पार्टी हार रही है। आपको पार्टी इन पता था जगहों कि से हार रही पार्टी है, हार रही सीटें, थी? मतलब पार्टी उत्तर प्रदेश से कम सीटें ला रही है, ये सब जानते हुए भी भारतीय प्रशांत किशोर ने आकर टीवी पर कह दिया कि जीत रही है। और आप भाई, आप कोई पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, आपसे किसने पूछा? किसने पूछा आपको आके 3 दिन पहले किसने बोला बोलने के लिए कि नहीं करण थापर 30। इंटरव्यू ले रहे थे, उनका करण थापर के साथ हाँ, जो तो चर्चा थी। आप स्वयं समझ लीजिए ना, बाकी बोलने की क्या ज़रूरत है? कौन इंटरव्यू ले रहा था वो भी आप जान रही हैं, कौन बोल रहा था यह भी आप जान रही और हैं। वही सब 30 फिक्स्ड वर्ष चीज़ें हैं। 30 वर्ष तक जो है वो कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश से तो 80 नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 75 सीटें आ जाएँगी। ये सब बढ़-बढ़ कर बोलना जो है, वो प्रशांत किशोर को, आपको नहीं लगता कि उनको, वो इतने नादान हैं, जो व्यक्ति जन स्वराज जैसी यात्रा कर रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है, उसको यही नहीं पता है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो वो एकदम से आपका आ जाना, मतलब आप पहले से राजनीति में के बारे में एक तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपने ये कह के रखा मैं करूँगा भी नहीं। मैं अभी पहले जन स्वराज चालू करूँ क खत्म करूँगा, जी, उसके बाद तो कुल कोई मिला के टिप्पणी मतलब करूँगा। प्रशांत किशोर भी फिक्स्ड गेम का हिस्सा थे, पूरी लास्ट तरह में से। उनको भी मनाया गया कि भाई कह दो, कम से कम इससे भी तो वोट बढ़ जाए। कुछ नहीं, आप देखिए पहले शुरुआत हुई फर्स्ट चरण से तो कुछ बोलते रहे, फिर मोदी जी मतलब हमारा फिर भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करने लगी। मतलब लास्ट तक ये सब फिक्स ही नहीं थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। अरे भाई काम की हो, काम पे बात करो। जी, फिर क्या जरूरत पड़ गई ये सारी चीजें करने के लिए? और या फिर आप आइडियोलॉजी पे हैं तो उसी पे रहिए। फिर हुँ। दूसरी चीज मत करिए। ये उज्ज्वल जी, सारी जो मुझे लगता है कि आपसे चुनाव से पहले बात हो जाती तो शायद और तस्वीर लोगों के सामने वक़्त से सच्चाई आ जाती। लोग भविष्यवाणियाँ कर लोगों, रहे थे, पंडितों को बिठा के हमने भी की थी, लेकिन कार्यकर्ता के साथ बैठ कर के जो चर्चा होती है, वो मैडम सच सामने निकल के आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने रिजल्ट से कम 10-15 दिन पहले ये बताया था कि कहाँ-कहाँ से भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही है, और मैंने उसमें अयोध्या का भी नाम लिया था। ट्विटर स्पेस चलते हैं हमारे बड़े-बड़े, हाँ, तो ट्विटर स्पेस में मैंने एक कह दिया था कि भाई आप अयोध्या हार जाएँगे, तो लोग मेरे ऊपर भड़क गए। उसके बाद हमसे अच्छा, पूछा गया कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आएँगी। बड़े-बड़े ज्ञानी वहाँ बैठे थे, सेफोलॉजिस्ट वो लोग बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा नाम है, आप शायद जानती भी होंगी, कलकत्ता का एक हैं बागड़ी साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ बैठे हुए थे। उनको उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फ़ायदा नहीं मिलेगा? मैं बोला नहीं मिलेगा। राम मंदिर का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में नहीं मिलेगा। आप वेस्ट में ले लीजिए, उसका फ़ायदा आपको दूसरे स्टेट में मिल सकता है, पर यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ हुँ, मुद्दे दूसरे हैं, और अगर आपको करना भी था उद्घाटन, इसका फ़ायदा लेना था, तो आपको 2-3 दिन पहले करना चाहिए था। हुँ, तीसरी चीज़, या तो पूरा कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए था। तो आपने इनमें से कुछ नहीं किया, उसको बवाल बना दिया। आपने उसको हुँ, मुद्दा नहीं बवाल बना लिया। तो अपने लिए हुँ, आपने गलती की। उस पर मैंने इतनी बातें सुनी,
35 सीट मैंने कहा था मैडम, 35 से 40। और एनडीए में आज से एक हफ्ते पहले मेरे फेसबुक पर भी लिखा हुआ है, रिजल्ट के एक हफ्ते पहले, कि एनडीए बिटवीन 275 टू 275 से 300 के बीच में एनडीए। तो लोग बोल रहे थे ये बीजेपी लिख रहे हैं कि एनडीए, में बोला एनडीए। तो अगर कैलकुलेशन इतनी सही और सटीक, मैं पिछले विधानसभा की भी बता रहा हूं, 2022 में भी मैंने जो कहा था उतनी ही सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में। लेकिन जो आप कार्यकर्ताओं से बात नहीं करिएगा, जो नीचे हैं उनसे आप बात नहीं करिएगा, तो हम लोग तो इसको बेचते नहीं ना है। हम अपने अपने लिए काम करते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो अच्छा काम करे, अपना धन, अपना सब कुछ, अपना समय बर्बाद करके सब चीज करते हैं। उसके बाद भी आप नहीं पूछिएगा और कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ते जाइएगा, तो ये गलत है। बिल्कुल ठीक बात है। एक कार्यकर्ता का फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कई बार नेता अक्सर ये गलती कर देता है कि वो अपने कार्यकर्ता का फीडबैक नहीं लेता है। उम्मीद है कि अब अगर अमित शाह ने नहीं भी सुना, लेकिन योगी आदित्यनाथ आपकी ये सारी बातें जरूर सुन रहे हैं, ये जरूर उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच उज्जवल, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।